गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बोंदिश के एपिसोड में देखेंगे कि शेखावत मैंशन में रुद्र प्रताप के कमरे में नंदू ने रुद्र प्रताप के बेड को फूलों से सजाया हुआ होता है और उस बेड पर आदित्य बेहोश लेटा हुआ होता है। नंदू आदित्य को देखकर कहती है, होश में मत आना जाने मत, क्योंकि अगर तुम्हें होश आ गया ना तो नंदू हाथ में छुरा लेती है। फिर आदित्य की तरफ देखकर कहती है, तो मुझे तुम्हारी गर्दन इस चाकू के हवाले करनी होगी। क्या करूँ, पतिदेव को वादा किया है ना। आदित्य बेहोश होने की एक्टिंग करता है। आदित्य अपने मन में कहता है, क्या करूँ, अगर उठ जाता हूँ तो जान को खतरा है, और अगर बेहोश पड़ा रहता हूँ तो इज्जत को खतरा है। नंदू इंजेक्शन को हाथ में लेकर कहती है, इतने दिनों बाद आई है आज साजन से मिलने की रात। तारा आदित्य के स्टोर रूम में देखती है। तारा स्टोर रूम में देखती है कि आदित्य कहाँ गया। फिर तारा घबराते हुए खुद से ही कहती है, अरे ये आदित्य कहाँ चला गया। हे भगवान, अगर वो भाग गया तो मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। तारा जमीन पर निशान देखती है। उधर कमरे में नंदू आदित्य को इंजेक्शन लगा देती है। नंदू आदित्य को कहती है, अब देखती हूँ कि तुम्हें मेरा होने से कौन रोकता है। नंदू आदित्य से लिपट जाती है और दूर से खड़े रहकर तारा ये सब देख लेती है। आदित्य गुस्से में खुद के मन में कहता है, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, जो होगा देखा जाएगा। तारा घबराते हुए अपने मन में कहती है, आदित्य और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो सब खेल बिगड़ जाएगा। आदित्य अपने हाथ में छुरा ले लेता है। ये सब तारा देखकर घबरा जाती है। तारा हाथ में बांस ले लेती है और जोर से नंदू के सर पे मार देती है। नंदू दर्द में चिल्लाती है और बेड पर बेहोश हो जाती है। आदित्य तारा को देखकर कहता है, तारा गुस्से से आदित्य को कहती है, तुम पागल हो गए हो, अपने हाथ किसके खून से रंगने वाले थे। फिर आदित्य तारा को बताता है, और कोई चारा था। फिर तारा आदित्य से कहती है, क्या कर रहे हो, मरी नहीं है, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई है। वैसे तुम यहाँ कैसे। आदित्य तारा को बताता है, आपकी बहन यहाँ मुझे लेकर आई है व्हील चेयर पे, और यहाँ पर मैंने आकर जो देखा वो बिल्कुल सच था। आप सही कह रही थी, ताया जी ही कलावती है, हमें इसी वक्त पुलिस को खबर करनी चाहिए। तारा गुस्से से आदित्य को बताती है, इतना आसान नहीं है आदि, सब ताया जी की जेब में है। मैंने कितनी बार कोशिश की सबको सच बताने की, पर हर बार ताया जी ने खेल ही पलट दिया। मगर इस बार हमें ताया जी उर्फ कलावती के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसे उसी के खेल में हराना होगा। आदित्य तारा से पूछता है, अब आगे क्या करना है, अगर नंदू को होश आ गया तो क्या जवाब देंगे। फिर तारा आदित्य को बताती है, कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर आदित्य चौंकते हुए तारा से पूछता है, मतलब। फिर तारा आदित्य को बताती है, मैंने कुछ सोचा है। अगली सुबह शेखावत मैंशन में रुद्र प्रताप घर पर आता है। कॉल पर बात करते हुए रुद्र प्रताप कॉल पर कहता है, तुम निर्मला को लेकर वहाँ पहुँचो, जितना कह रहे हैं उतना करो। रुद्र प्रताप घर पर इधर उधर देखता है, सारे घर की चीजें बिखरी हुई होती है। तारा सीढ़ियों पर खड़े हुए रुद्र प्रताप पर नजर रखी हुई होती है। रुद्र प्रताप जैसे ही सीढ़ियों की तरफ देखता है, तारा ऊपर चली जाती है। रुद्र प्रताप घबराते हुए कहता है, तारा तो ठीक है, अगर तारा को 6 महीने से पहले कुछ हो गया तो सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाएगा। रुद्र प्रताप आवाज देता है, तारा, नंदू। तारा अपने कमरे पर जमीन पर लेट जाती है। तारा बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती है। रुद्र प्रताप तारा के कमरे में आता है। वो देखता है कि तारा जमीन पर लेटी हुई होती है बेहोश अवस्था में। रुद्र प्रताप तारा को उठाने के लिए आवाज देता है, तारा। रुद्र प्रताप जैसे ही पानी का गिलास लेने जाता है, तारा आंखें खोल के उसे देखती है। फिर रुद्र प्रताप पानी छिड़कने लगता है तारा पर। तारा उठने की एक्टिंग कर रही होती है और दिमाग पर हाथ रखती है। तारा सहमी आवाज में रुद्र प्रताप को बताती है, ताया जी, किसी ने मुझे मारा। रुद्र प्रताप तारा से पूछता है, क्या हुआ, तू बेहोश क्यों पड़ी है, और हवेली की ये हालत किसने बनाई। फिर तारा रुद्र प्रताप को बताती है, मुझे ठीक से याद नहीं ताया जी, और मैं अपने कमरे में ही थी। फिर मुझे एक परछाई दिखी, वहाँ किसी की परछाई नजर आई। जब मैं बाहर निकली तो किसी ने मेरे सर पे यहाँ पीछे यहाँ मारा। फिर रुद्र प्रताप तारा से पूछता है, नंदू कहाँ है, आदित्य को होश तो नहीं आ गया। फिर तारा रुद्र प्रताप को कहती है, कहीं उसे भी तो जाके देखो। रुद्र प्रताप जाते हुए आवाज देता है, अरे नंदू। तारा अपने चेहरे से पानी पोंछती है। उधर रुद्र प्रताप अपने कमरे में जाके देखता है, पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। तारा भी कमरे में आ जाती है रुद्र प्रताप के। तारा चौंकते हुए रुद्र प्रताप के बेड पर आदित्य को देखती है और कहती है, आदित्य। फिर तारा रुद्र प्रताप को कहती है, जीजा जी, आदित्य यहाँ कैसे आया। रुद्र प्रताप तारा को कहता है, अरे वो लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। नंदू कहाँ है। फिर तारा रुद्र प्रताप को बताती है, जीजा जी यहाँ है नंदू। फिर तारा नंदू के पास बैठकर कहती है, नंदू उठ मेरी बहना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना। रुद्र प्रताप नंदू को आवाज देता है, नंदू। फिर तारा रुद्र प्रताप को कहती है, जीजा जी देखिए ना, इसे क्या हो गया है। फिर रुद्र प्रताप तारा से पूछता है, अरे पानी है क्या यहाँ कहीं। फिर तारा रुद्र प्रताप को कहती है, पानी क्यों मांग रहे हो जीजा जी, जूता सुंघाओ ना इसे, बचपन में इसे होश नहीं आता था ना तो माँ इसे जूता ही सुंघाती थी। रुद्र प्रताप नंदू को जूता सुंघाने लगता है। फिर तारा नंदू को कहती है, उठ जा बहना, अब तो जूता भी सुंघा दिया जीजा जी ने। रुद्र प्रताप नंदू को कहता है, नंदू उठो, नंदू उठो। नंदू जूता हटाती है और उठ जाती है। तारा नंदू से पूछती है, तू ठीक तो है ना। नंदू रुद्र प्रताप से पूछती है, मैं कहाँ हूँ। फिर रुद्र प्रताप नंदू को बताता है, अरे मर
के नर्क में नहीं पहुंची है और ना मैं यमराज हूँ। फिर नंदू रुद्र प्रताप को कहती है, अरे तू चिल्लाते क्यों हो इतना हर बात में। फिर नंदू बताती है, मुझे किसी ने पीछे से सर में बहुत जोर से मारा। फिर तारा नंदू को कहती है, तुझे भी मारा। फिर तारा गुस्से से रुद्र प्रताप को बताती है, देखा जीजा जी, किसी ने नंदू को भी मारा। रुद्र प्रताप गुस्से से कहता है, कौन है ये। नंदू रुद्र प्रताप को कहती है, मेरी मदद करो। फिर रुद्र प्रताप अपना हाथ देके नंदू को उठाता है। फिर रुद्र प्रताप गुस्से से कहता है, कौन है जो हमारे घर में घुस के हमारे घर पर वार कर रहा है। रुद्र प्रताप के कमरे में बांसुरी पड़ी होती है। फिर तारा वो बांसुरी उठा लेती है और रुद्र प्रताप को बताती है, जीजा जी ये देखिए, ये बांसुरी के अंदर चिट्ठी होती है। रुद्र प्रताप उस चिट्ठी को पढ़ता है। उस चिट्ठी में ये लिखा रहता है, तुझे बुद्धू बना के बड़ा मजा आया, तू तो नहीं मिला पर तेरे इस घर का हुलिया बिगाड़ के मजा आया। फिर तारा रुद्र प्रताप से पूछती है, जीजा जी इस बांसुरी में संदेश, मतलब कि ये काम उन नकाबपोशों का है। फिर रुद्र प्रताप तारा को कहता है, काम तो ये नकाबपोशों का ही है, पर इसमें ये क्यों लिखा है कि दूसरी बार बुद्धू बनाया है। फिर तारा रुद्र प्रताप से पूछती है, पहले भी कुछ हुआ है क्या। फिर इतने में रुद्र प्रताप को किसी का कॉल आने लगता है। रुद्र प्रताप कॉल पिक करके कहता है, हाँ बोल। ठीक है हम पहुंचते हैं। इतना बोल के रुद्र प्रताप कॉल कट कर देता है। रुद्र प्रताप गुस्से से नंदू को कहता है, अब जरा सतर्क रहना, कोई नई बेवकूफी मत करना और आदित्य को उसके कमरे में पहुंचा दे। इतना बड़ा खतरा उठाया तूने, जरा सोच, आदित्य को उस नकाबपोशों के सामने होश आ गया होता तो ये तो समझेगी नहीं, ये तो अपनी जिंदगी की आधी जरूरत को पूरा करने में लगी हुई है। रुद्र प्रताप तारा को कहता है, तू आदित्य को उसके कमरे में छोड़ के आ जा और बीच बीच में इंजेक्शन देती रहना। फिर तारा रुद्र प्रताप को कहती है, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगी। फिर रुद्र प्रताप गुस्से से नंदू को कहता है, देखा सुना तूने, सीख कुछ। रुद्र प्रताप संस्कृत में दोहा बोल के वहाँ से चला जाता है। तारा अपने मन में कहती है, क्या बात है, कमाल हो गया आज तो। रुद्र प्रताप को नंदू से ज्यादा मुझ पर भरोसा हो रहा है। जंगल में मृत्युंजय पेड़ के पास खड़ा होता है। गुरुजी उसके पास आता है। मृत्युंजय गुस्से से बताता है गुरुजी को, जंगल के इस कोने में से किसी के फोन भी नहीं लग रहे हैं। मृत्युंजय गुरुजी को कहता है, माँ को कैसे पता है कि कलावती के हाथ में वो सीसीटीवी फुटेज लग गई है और वो उनसे पूछताछ कर सकती है। फिर गुरुजी मृत्युंजय को बताता है, मैंने खबर तो भिजवाई थी कि मुझसे आके मिले और अब तक आ भी जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्या बात है क्यों नहीं आई। उधर कलावती के अड्डे पर रुद्र प्रताप ने निर्मला को रस्सियों पर बांधा होता है कुर्सी पर। रुद्र प्रताप गुस्से से निर्मला को कहता है, तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है निर्मला कि हम क्या कर सकते हैं। हमने तुझे पहले भी आगाह किया था, जब तुझे राधा का सच पता चला था कि हम हमारे साथ खेल खेलने वालों को हम निस्त नाबूद कर देते हैं। क्यों गई थी गोविंद शुक्ला से मिलने जेल में। फिर निर्मला चौंकते हुए कहती है, गोविंद शुक्ला, कौन गोविंद शुक्ला। रुद्र प्रताप गुस्से से निर्मला से पूछता है और कहता है, हमारे साथ नाटक करेगी तो तेरे जिंदगी के नाटक पर हमेशा के लिए पर्दा डाल देंगे हम। फिर निर्मला रुद्र प्रताप को कहती है, हम इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानते हैं, बल्कि हमने ये नाम पहली बार सुना है। रुद्र प्रताप निर्मला को कहता है, पहली बार सुना है। कलावती अपने किन्नर को कहता है, चला रे सीडी। फिर कलावती निर्मला को कहता है, लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, ये सीडी देखकर सब याद आ जाएगा। फिर रुद्र प्रताप सीडी दिखाता है निर्मला को। फिर रुद्र प्रताप निर्मला से पूछता है, कुछ याद आया, पहचाना, ये शायद आप ही है जो साड़ी पहनकर बाल खोलकर गोविंद शुक्ला से मिलने जा रही है या कोई और है। फिर निर्मला रुद्र प्रताप को बताती है, हाँ हम जेल जरूर गए थे लेकिन मृत्युंजय से मिलने गए थे। फिर रुद्र प्रताप निर्मला को कहता है, हाँ क्या खूबसूरत बहाना बनाया है, मृत्युंजय से मिलने गई थी जेल में जिससे हमेशा नफरत करती रही है। फिर निर्मला बहाना बनाते हुए रुद्र प्रताप को कहती है, हमें डर लग रहा था कि कहीं मृत्युंजय दबाव में आकर कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे आधी मुश्किल में पड़ जाए, इसीलिए हम हमारी कसम याद दिलाने गए थे मृत्युंजय को। फिर रुद्र प्रताप निर्मला को कहता है, हाँ हम समझ सकते हैं, ये कोने में टाइम दिख रहा है, जिस समय तुम मुलाकात के लिए गई थी उस टाइम मृत्युंजय से मिलने कोई नहीं आया था वहाँ। फिर निर्मला रुद्र प्रताप को बताती है, हम नहीं चाहते थे कि जयराज जी को पता चले कि हम मृत्युंजय से मिलने गए हैं, इसीलिए हमने गार्ड को पैसे दे दिए थे और रजिस्टर में एंट्री किए बगैर ही मृत्युंजय से मिल लिए। फिर रुद्र प्रताप निर्मला को कहता है, ये भी तो हो सकता है कि तूने जेल के गार्ड को पैसे देकर झूठी एंट्री कराई हो और गोविंद से मिली हो, इसीलिए जेल के रजिस्टर में तेरा नाम नहीं है। फिर निर्मला रुद्र प्रताप को कहती है, आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे, हम सचमुच मृत्युंजय से मिलने गए थे, हम तो आप जिसका नाम ले रहे हैं उस आदमी को जानते तक नहीं। फिर रुद्र प्रताप निर्मला को कहता है, शेखावत खानदान की बहू है ना, ऐसे नहीं बताएगी। रुद्र प्रताप अपने हाथ में छुरा लेकर निर्मला को कहता है, जब तक तेरी उंगलियां तेरे शरीर से एक एक करके अलग नहीं होंगी तब तक तू कुछ नहीं बताएगी। निर्मला घबराते हुए अपने मन में कहती है, शायद गोविंद जी ने हमें यही बात बताने के लिए जंगल बुलाया होगा कि रुद्र को हमारी और उनकी मुलाकात के बारे में मालूम हो गया है, लेकिन अगर मृत्युंजय को पता चल गया है कि हमारी जान को खतरा है तो उसने हमें बचाने का कुछ न कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। हमें ये नाटक जारी रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रुद्र प्रताप गुस्से से निर्मला को कहता है, सच में नहीं जानती। फिर इतने में एक आदमी आता है और रुद्र प्रताप को बताता है, सरकार गजब हो गया, सरकार जिसने ये रिकॉर्डिंग दी है उसने कहा है कि ये रिकॉर्डिंग नकली है, सरकार असली रिकॉर्डिंग मेरे पास है। रुद्र प्रताप सीडी देखते हुए कहता है, उसी टाइम पर उसी कॉरिडोर में निर्मला की जगह नंदू कैसे दिख रही है। फिर वो आदमी रुद्र प्रताप को बताता है, सरकार एक सीडी और है, लगाऊं। फिर रुद्र प्रताप उस आदमी को कहता है, दिखाना। रुद्र प्रताप सीडी में देखता है खुद को। रुद्र प्रताप हैरानी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हम गोविंद को मिलने कैसे जा सकते
सकते हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि वो जेल में है। फिर वो आदमी रुद्र प्रताप को बताता है, सरकार ये भी तो हो सकता है कि तीनों रिकॉर्डिंग नकली हो। सरकार असल में जो गोविंद शुक्ला से मिलने गया था वो नकाबपोशों का सरदार हो सकता है। लगता है किसी ने हमें बुद्धू बना दिया। फिर रुद्र प्रताप उस चिट्ठी के बारे में याद करता है। निर्मला रुद्र प्रताप को कहती है, भाई साहब प्लीज अब तो हमें जाने दीजिए, जयराज जी की दवाई का वक्त हो गया है। रुद्र प्रताप निर्मला को कहता है, जाइए। रुद्र प्रताप के गुंडे निर्मला के हाथ की रस्सी खोलते हैं और फिर निर्मला वहां से चली जाती है। रुद्र प्रताप गुस्से से अपने गुंडों को कहता है, देख क्या रहे हो, मुझे वो नकाबपोशों का सरदार हर हालत में हर कीमत पर अपने सामने चाहिए, जाओ। जंगल में निर्मला मृत्युंजय और गुरुजी को बताती है और अब वो लोग ये समझते हैं कि गोविंद जी से जो जेल में मिलने आया था वो नकाबपोशों का सरदार था। फिर गुरुजी बताता है, उन्हें तो पता ही नहीं कि सरदार तो खुद गोविंद शुक्ला के साथ जेल में ही थे। फिर निर्मला मुस्कुरा के बताती है, एक तरफ तो हम बहुत डर गए थे लेकिन दूसरी तरफ हमें पूरा यकीन था कि तुम हमारी मदद करने जरूर आओगे। फिर मृत्युंजय निर्मला को बताता है, मैं आप पर आज कैसे आने दे सकता था, आप जब से मिली हो मुझ में एक नया जोश आ गया है, ऐसा लगता है कि इस जंग में भी कोई मुश्किलें नहीं होगी। फिर निर्मला मृत्युंजय को कहती है, अपनों का साथ होता है ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। फिर मृत्युंजय निर्मला को कहता है, हाँ माँ, अपनों के साथ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। फिर निर्मला मृत्युंजय से पूछती है, फिर तारा को तुमने इस ताकत से दूर क्यों रखा है? वो बेचारी तो यही सोच रही है ना कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तुम ही सोचो मृत्युंजय, अगर तुम उसके सामने आ जाओगे तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। फिर मृत्युंजय निर्मला को बताता है, नहीं माँ, ये मेरे मौत की जो बदले की आग चल रही है उसके सीने में वो उसकी ताकत है, मैं उसके सामने आ जाऊंगा ना माँ तो वो कमजोर हो जाएगी। फिर निर्मला मृत्युंजय से कहती है, इतने साल के बाद हमें पाकर क्या तुम कमजोर पड़ गए? फिर मृत्युंजय निर्मला को कहता है, नहीं माँ। फिर निर्मला मृत्युंजय को बताती है, आज हमें पाकर तुम्हें एक नया हौसला मिला है, नई ताकत मिली है, और तारा वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर तुम्हें पाकर वो कमजोर कैसे पड़ सकती है? तुम जानते हो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी तारा से क्यों करवाई थी? तुम्हारा दिल से जीने की चाह बिल्कुल मिट चुकी थी और वो जानते थे अगर तुम्हारी जिंदगी में वो एक बूंद इश्क आ जाए तो तुम्हारे दिल में जीने की चाह फिर से उठेगी। आज उस एक बूंद इश्क के जरिए तारा और सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। गुरुजी मृत्युंजय को कहता है, तुम्हारी माँ का कहना बिल्कुल सही है, मैंने खुद देखा है, तारा का नाम, तारा का जिक्र तुम्हें कितनी खुशी देता है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा तारा के सामने आ जाना उसे कितनी खुशी देगा। फिर निर्मला मृत्युंजय को कहती है, मृत्युंजय वो एक बूंद इश्क तारा का कर्ज है तुम्हारे ऊपर और अब ये कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। फिर मृत्युंजय निर्मला को कहता है, हाँ माँ, शायद मैंने पहचानने में देरी कर दी, प्यार कभी कमजोर नहीं बन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ताकत बन सकता है। मैं मेरी तारा को बताऊंगा कि उसका मृत्युंजय जिंदा है। सो गाइस, आज का एक बूंद इश्क का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।